आज कांग्रेस अपने मुद्दे बदल रही है। आज कांग्रेस अपनी राजनीति को बदल रही है। आज भाई अब तो कुछ समय के बाद कई चीज़ों पर जो है जीएसटी बढ़ने वाली है, तो कुछ बन नहीं रहा है। चीज़ों को बिगाड़ने का काम सबसे बड़ा जो है वो काम आज भाजपा कर रही है। ये हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से हमारे देश में जो माहौल ख़राब हुआ है और जिस तरह से वायलेंस की हम बात कर रहे हैं, कम्युनल वायलेंस की बात कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़ी है। देश में ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कैंपेन थी, जो एक पॉलिसी थी कि मेक इन इंडिया, क्या मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत देश खराब हो रहा है? क्या देश में अनएम्प्लॉयमेंट उसी की वजह से बढ़ रही है? क्योंकि राहुल गांधी का तो बिल्कुल यही कहना है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में वो कई चीज़ों का जिक्र करते हैं। उस ट्वीट में वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां 2014 के बाद से देश छोड़कर चली गई हैं, डीलरशिप्स देश छोड़कर चली गई हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो गया है और अनएम्प्लॉयमेंट देश में लगातार बढ़ रही है और मेक इन इंडिया और हेट इन इंडिया एक साथ देश में नहीं चल सकते। ये कहना है राहुल गांधी का। और राहुल गांधी ने इस अपने इस ट्वीट में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी नीति और उनकी सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। और इस बारे में ज़्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे कई सहयोगी। तो मैं सबसे पहले आना चाहूँगा मेघा के पास। मेघा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मेघा, जिस तरह से राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में जो उन्होंने बड़ी बातें कही डीलरशिप को लेकर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के, क्या जिस तरह से वो इस बात को उठा रहे, मुद्दों को उठा रहे हैं, क्या इसे चुनावी रंग से भी देखकर जोड़ा जा सकता है? देखिए मृत्युंजय, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर सवाल किया है कि क्या राहुल गांधी के ट्वीट को हम चुनावी माहौल में उनकी अलर्टनेस के तौर पर देखा जाए, तो इस सवाल का जवाब है बिल्कुल हाँ। देखिए आप भी जानते हैं कि जब यूपी में चुनाव थे तो राहुल गांधी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी का अमेठी उन्हें नकार चुका है और 2019 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के चेहरे पर भी लड़ा गया, लेकिन नतीजे किस तरह से निकल कर सामने आए हर कोई जानता है। राहुल गांधी को अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया था, इतने सवाल उनके नेतृत्व पर उठे थे। तो राहुल गांधी 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से लगभग गायब थे। सिर्फ एक वाराणसी में वो नजर आए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही उनको आना था, और अमेठी में एक बार वो पहुंचे। इसके अलावा किसी और जिले में खास तौर पर उनकी मौजूदगी दर्ज नहीं हुई। लेकिन जब बात यहां पर गुजरात की हो रही है तो साफ मालूम पड़ता है कि राहुल गांधी समझ चुके हैं इस बात को कि संभावनाएं गुजरात में हैं, लहर एक तरफा नहीं है। और राहुल गांधी जरा भी जो है इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते, इसी को लेकर अलर्ट हो गए हैं। और मृत्युंजय, एक और चीज यहाँ पर मैं जो है हाईलाइट करना चाहूंगी कि राहुल गांधी का जो ट्वीट है, वो ट्वीट उनके मुद्दों को काफी हद तक दर्शाता है। वो जान चुके हैं कि देश में अजान वर्सेस हनुमान चालीसा चल रहा है। वो जानते हैं कि मंदिर वर्सेस यहाँ पर मस्जिद चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते। मेघा, ऐसे मुद्दे भी कांग्रेस पार्टी ने देखिए उत्तर प्रदेश में भी उठाए थे, उत्तराखंड में भी उठाए थे, 5 राज्यों में उठाए थे, लेकिन बीजेपी के आंधी के सामने मुद्दे कहीं उड़ जाते हैं, नजर नहीं आते हैं। जनता के बीच में ऐसे मुद्दे लेकर जाती है कांग्रेस पार्टी। आप देखिए उनका उत्तर प्रदेश का मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाके किस तरह से लोगों को टीचिंग स्किल्स में और किस तरह से स्किल्ड करना है, उसके बारे में बात हो, तो अच्छा खासा मैनिफेस्टो था, लेकिन जनता ने सिरे से नकार दिया। तो ये मुद्दे वो उठाते तो है लेकिन काम नहीं आते। देखिए मृत्युंजय, आपने बिल्कुल सही बात की है कि यहाँ पर मुद्दे उठाते तो है लेकिन काम नहीं आते। तो इस सवाल का मैं एक जवाब जो है वो देना चाहूँगी कि एक चीज़ जो पूरी तरह से ख़त्म है, बिगड़ चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उसको बनने में, और एक जैसे एक घर होता है और इस घर को हम आज ढा दें और कल हम इसे बनाने की कोशिश करें तो वक्त लगता है। एक चीज़ जिसकी आपने जिस तरीके से उसे खड़ा किया है, आप आज उसे बिगाड़ रहे हैं। चिकनी मिट्टी से आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर मैंने आज उससे कछुआ बनाया है और मैं सोचूंगी कि दोबारा मैं इससे जल्दी से मेंढक बना दूं तो टाइम लगता है। तो यही वैसे ही यहाँ पर स्थिति, आज कांग्रेस अपने मुद्दे बदल रही है, आज कांग्रेस अपनी राजनीति को बदल रही है, आज जो है कांग्रेस जनता के बीच अपनी छवि एक डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश कर रही है, तो समय लगता है। लेकिन आपने बात की कि यूपी में कांग्रेस ने वो मुद्दे उठाए थे, तो देखिए कांग्रेस की हार जरूर हुई है, लेकिन जब आप और मैं, आज हमने कई डिबेट्स यूपी इलेक्शन टाइम पे भी किए हैं मृत्युंजय, और वहां पर एक सवाल जो है यहाँ पर हम करते थे कि महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है या महिलाओं का जो मुद्दा है वो प्रियंका गांधी वाड्रा ही लेकर आई
आई हैं। हमने ज़रूर ये बात मैंने खुद कही है यूपी इलेक्शन के टाइम पर कि कांग्रेस हारे या जीते, लेकिन प्रियंका गांधी के रूप में यूपी की महिलाओं को एक बेहद शानदार नेता ज़रूर मिल गई है जो उनकी आवाज़ को उठाना जानती है। तो देखिए, कांग्रेस में बचा कुछ नहीं है, वो अपने आप को एक नए तरीके से जीवित करने की कोशिश कर रही है और उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। शुक्रिया मेघा। और इसके बाद हम अब चलेंगे अपने कई और सहयोगियों के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ने जिस तरह से ये जो ट्वीट किया है, राहुल गांधी के इस ट्वीट का आखिरकार क्या मतलब निकाला जाना चाहिए और इस ट्वीट से आखिरकार क्या ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी दोबारा से अलर्ट हो चुके हैं और राहुल गांधी जिस तरह से अलर्ट होकर इस बार चुनावों से पहले ये मुद्दे उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं गुजरात चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा। मेरे साथ मौजूद है राहुल। मैं जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी का ट्वीट आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ थी, मेक इन इंडिया कैंपेन था, उसको लेकर के बात की गई कि मेक इन इंडिया और हेट इन इंडिया एक साथ नहीं चल सकते। तो मेक इन इंडिया और हेट इन इंडिया आखिरकार जो वर्सेस जो सीन है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, हेट इन इंडिया तो हम देख रहे हैं, कम्युनल वायलेंस हो रही है देश में जगह जगह पर, खरगोन से लेकर के राजस्थान की बात कीजिए, दिल्ली के जहांगीरपुरी की बात कीजिए, लेकिन मेक इन इंडिया कैंपेन को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। आखिरकार मेक इन इंडिया कैंपेन से क्यों इतनी नाराजगी है राहुल गांधी की? देखिए, ये मेक इन इंडिया का जो नारा ये बीजेपी ने दिया, लेकिन मैंने तो भाई अभी तक नहीं देखा मेक इन इंडिया यानी कि भारत में क्या चीज़ बना है। भारत में सारी चीज़ें तो बिगड़ रही हैं। आप देश का जीडीपी उठाकर देख लीजिए, आप देश का बेरोजगारी स्तर उठाकर देख लीजिए, आप पेट्रोल डीजल की कीमतें देख लीजिए। भाई अब तो कुछ समय के बाद कई चीज़ों पर जो है जीएसटी बढ़ने वाली है, तो कुछ बन नहीं रहा है। चीज़ों को बिगाड़ने का काम सबसे बड़ा जो है वो काम आज भाजपा कर रही है। ये हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से हमारे देश में जो माहौल ख़राब हुआ है और जिस तरह से वायलेंस की हम बात कर रहे हैं, कम्युनल वायलेंस की बात कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़ी है। हिंदू मुसलमान करने के पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि भाई आज देश के ऐसे मुद्दे जिन पर सरकार को बात करनी चाहिए लेकिन सरकार बात नहीं कर रही है। शुरुआत महाराष्ट्र से कर लेते हैं। भाई राज ठाकरे ने बयान दिया कि 3 तारीख तक मस्जिद से लाउड स्पीकर हट जाएगा। भाई राज ठाकरे कौन होते हैं ये कहने वाले कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हटेगा या नहीं हटेगा? और राज ठाकरे कौन होते हैं ये कहने वाले कि जो नमाज है वो घर में पढ़ी जाएगी? राज ठाकरे देश चला रहे हैं या संविधान से देश चल रहा है? सबसे बड़ी बात है कि भाई देखिए, हमने नवनीत राणा के खिलाफ कदम उठा लिया उद्धव ठाकरे ने, लेकिन राज ठाकरे के खिलाफ क्यों नहीं उठाया जाता? तो बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर राहुल, लेकिन राज ठाकरे के खिलाफ तो कदम तो उद्धव ठाकरे को उठाना चाहिए ना, उद्धव सरकार को उठाना चाहिए। उसमें बीजेपी क्या कर सकती है? तो उद्धव सरकार का काम है। भाई देखिए, सेंट्रल की भी जिम्मेदारी बनती है ना। राहुल देखिए, सेंट्रल की जिम्मेदारी होती है, नवनीत राणा को भी अरेस्ट किया था ना, ये तो उद्धव सरकार का काम है कि वो अपने स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर संभाले। नवनीत राणा ने अगर ये बात कही थी कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी उद्धव ठाकरे के घर के बाहर, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है। मैं तो कहता हूँ राजद्रोह का ये मुकदमा भाई राज ठाकरे के खिलाफ क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ तो आप कदम उठा लेते हैं, आजम खान के खिलाफ आप कदम उठा लेते हैं, आप तमाम मुस्लिम मौलानाओं के खिलाफ कदम उठाते हैं, लेकिन राज ठाकरे से क्यों दिक्कत हो रही है? राज ठाकरे के खिलाफ कदम क्यों नहीं उठा रहे? ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सेंट्रल वर्सेस बीजेपी हो रही है, और जिस तरह सेंट्रल वर्सेस बीजेपी दिल्ली में हुई, दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगा हो जाता है, सेंट्रल सोई पड़ी रहती है, सेंट्रल स्टेट पर लगाती है बात, स्टेट सेंटर पर लगाता है। और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में जिस तरह का बवाल मचा है उसमें सबसे बड़ा हाथ राज ठाकरे का है। राज ठाकरे इस तरह का बयान नहीं देते तो भाई मध्य प्रदेश में खरगोन जैसी हिंसा नहीं होती। राज ठाकरे इस तरह का बयान नहीं देते तो भाई जेएनयू में इस तरह की हरकत नहीं होती। सीधे तौर राहुल लेकिन राहुल गांधी की है। राहुल गांधी के, राहुल गांधी का जो ये ट्वीट सामने आया है, राहुल गांधी के ट्वीट की बात करते हैं कि जो उन्होंने बातें कही है, ऐसा नहीं है कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था इंडिया में, हालांकि उतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन उसके बाद यह देखा गया कि उन्होंने जो सवाल खड़े किए कि शेवलेट जैसी कंपनी चली गई, हार्ले डेविडसन जैसी कंपनी चली गई, फिएट जैसी कंपनी, फोर्ड जैसी कंपनी इंडिया छोड़कर चली जाती हैं, उसको लेकर, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी नहीं है, तो उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। देखिए मिथुन जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पूरे विश्व में एक वक्त मंदी का माहौल था, लेकिन उस वक्त जब प्रधानमंत्री की कमान कांग्रेस के टाइम पे मनमोहन सिंह संभाल रहे थे तो उन्होंने देश को इस तरह से संभाला था कि देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो पटरी पर दौड़ रही थी और लगा ही नहीं था कि देश में मंदी का माहौल है। आप चाहे तो आप जाकर अपडेट चेक कर सकते हैं वो पूरे विश्व में जब माहौल कैसा था मंदी का और देश की हालत क्या थी। देखिए सबसे बड़ी बात जो है वो आज ये देखने को मिल रही है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं धर्म और जाति की आड़ में नफरत की राजनीति
सुलगाने का काम कर रही है, लेकिन नफरत की राजनीति ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी असली मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस का, देखिए भाई ये लोकतंत्र है मृत्युंजय, लोकतंत्र में हम सवाल अगर पूछते हैं तो ये हमारा अधिकार है, संविधान ने हमको अधिकार दिया है, अनुच्छेद दिए गए। तो यहाँ पर यह है कि भाई सवाल पूछना गलत नहीं है, सरकार सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है, सरकार की गलती है। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी ने सवाल पूछा, भाई पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, जीएसटी क्यों बढ़ रही है, तमाम सामानों पर सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। मैं एक बड़ी खबर आपको बता देता हूँ, आपने उस खबर को कवर भी किया था। भाई स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, एक फ्लाइट में वो जो है ट्रेवल कर रही थी, एक महिला उनसे सवाल पूछ लेती है कि स्मृति जी हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। स्मृति ईरानी का रिएक्शन क्या था, प्लीज डोंट लाई इन दिस टॉपिक। यानी कि आप ये देख लीजिए कि आज देश के हर एक नागरिक को तो सरकार झूठ बताने में तुली है, यानी कि सरकार ये चाहती है कि जैसे हम आपको चलाएं वैसे चले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर लोकतंत्र, और लोकतंत्र में सवाल पूछा भी जाएगा। कांग्रेस के टाइम पे भी पूछा जाता था, आज मोदी की सरकार है तब भी पूछा जाएगा, आने वाली सरकार रहेगी उससे भी सवाल पूछा जाएगा। सवाल तो जरूर पूछा जाएगा। और सवाल आखिरी में मेघा से जरूर लूंगा कि मेघा, जिस तरह से राहुल गांधी का जो ट्वीट सामने आया, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट घटा है भारत में, और जिस तरह से देखा गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत बड़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और उसको लेकर देखिए आप, जिस तरह से हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है वो भी टाइम टू टाइम कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं। प्रयागराज की तस्वीर हमें याद है कि किस तरह से हॉस्टल्स के बाहर स्टूडेंट वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस ने लाठियाँ भी बरसाई थी। उसको लेकर के, और जिस तरह से अभी जो तस्वीरें, जो ट्वीट राहुल गांधी ने शेयर किया है अपना, उसको लेकर के आपको क्या मानना है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये मुद्दा भारी पड़ने वाला है? जी देखिए, ये मुद्दा बिल्कुल भारी पड़ने वाला है, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि बीजेपी महंगाई के मुद्दे पर कुछ काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रहा है, और राहुल गांधी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। उन्होंने पूरे फैक्ट्स सामने रखे, उन्होंने बाकायदा डेटा रखा है कि इतनी कंपनियां बाहर छोड़ के गई है, 87,000 बेरोजगार हुए हैं लोग। यहाँ पर उन्होंने पूरे स्टैट्स रखे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने हवा में बातें। लेकिन उन्होंने ये भी तो नहीं बताया ना कि टेस्ला ने भी इन्वेस्ट किया है, वो भी तो बताते। जी बिल्कुल, लेकिन जितना इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट निकल चुका है भारत से, और इसमें सिर्फ मोदी की गलती नहीं है। यहाँ पर कोरोना की भी सिचुएशन सामने आती है, वो भी थोड़ा अनसर्टेन था लोगों के लिए, जिस तरह से कोरोना का सिचुएशन सामने है। लेकिन अब मोदी की गलती यहाँ पर इसलिए कही जा रही है क्योंकि वो जल्दी जल्दी काम नहीं कर रहे। कोरोना की वजह से ऑलरेडी बहुत डिले हुआ, सरकारी नौकरियों की बात करें, एग्जाम्स को लेकर बात करें तो काफ़ी डिले हो चुका है। उसमें अब जल्दबाजी करने की ज़रूरत है, सरकार को वैकेंसी लाने की ज़रूरत है। वहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार पीछे हटती हुई नजर आ रही है, वहाँ पर सरकार पीछे हटती हुई नजर आ रही है। और देखा जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी इस बार मुद्दे उठा रहे हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी पहले से चुनावों को लेकर एक्टिव हैं, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को तो फायदा पहुंचाएगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी फायदा पहुंचाता नजर आएगा। लेकिन बीजेपी की हालत इस बार पहले की तरह अच्छी नहीं रहने वाली है, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में हमने देखा था कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस ने 77 सीटें। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी उस 77 सीटों को मेजॉरिटी के आंकड़े तक ले जा पाएगी, और क्या इस बार उनका जो सियासी वनवास वो खत्म हो पाएगा? बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।